कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आ जाइए, सभी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, लेकिन आप लोगों जब भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो बहुत कमियां निकल के सामने आ रही है। एक तो जो एफिडेविट आप लोग बना रहे हो वो गलत तरीके से बना रहे हो, बहुत ही गलत तरीके से आप लोगों ने उसको एफिडेविट को बनाया। और आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे बनाना है। दूसरा, करेक्टर को लेकर डाउट चल रहा है कि आईटीआई कर रखी है, आईटीआई बंद होगी, क्या करे। तीसरा, एक जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का जो चल रहा था प्रॉब्लम, वो शायद सॉर्ट आउट हो चुका होगा आपका। अगर उसके बाद भी अगर बच्चों को लग रहा है कि सर हमारा प्रिंट आउट नहीं निकल रहा, तो ग्रुप के अंदर लिंक भेज दूंगा, यहाँ नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और भी अगर आपके समस्या है तो आप लोग बोलिए, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। और जो भी चीजें आपके मन में संशय पैदा कर रही है तो उन्हीं सभी के ऊपर अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको दिखाऊंगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें अब डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो, एक तो देखो जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आ रहा है। कास्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो SC ST के कैंडिडेट है, जिन्होंने मान लो 2 साल पहले बनाए या 3 साल पहले बनाए, चाहे आपका 10 साल भी पुराना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका चल जाएगा। अनरिजर्व का आता ही नहीं है, इनका तो बनेगा ही नहीं। ओबीसी अगर आप लोग है तो अगर आपके पास 1 साल पुराना है तो चल जाना चाहिए, और अगर 1 साल से ज्यादा अगर है तो आप लोग नया बनवा लीजिए। अगर फार्म भरते समय आपने जो लगाया था अगर वो है तो बढ़िया बात है, और अगर उससे भी लेट अगर है आपके पास तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए और आ जाएगा जल्दी, ठीक है। उसके बाद में दिक्कत क्या आ रही है कि एक ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका जो उसके अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि 12 माह यानी कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों का जो एक समस्या थी। मूल निवास जब तक आप लोग अपना रेजिडेंस चेंज नहीं करते तब तक मूल निवास वही रहता है। तो ज्यादातर मूल निवास देखेंगे तो मूल निवास में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मूल निवास आप राजस्थान के, उसके अंदर लिखा होगा और ठीक है, उस हिसाब से आपका चल जाएगा। चलो बढ़िया, जिनका भी सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। और उम्मीद यही करूंगा कि जिन बच्चों ने मेहनत की आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक भी पहुंचे। तो कास्ट वाला आपके दिमाग में आ चुका होगा कि अगर ओबीसी वाला बच्चा है, अगर उसका 1 साल से पुराना है तो आप लोग बनवा लो, क्यों रिस्क लो, ठीक है। तो एक तो ये आपका ध्यान है, SC ST वाले बच्चे अगर 5-10 साल पुराना है तो चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस जो है कैंडिडेट, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की मेरिट बहुत डाउन गई है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस नहीं है तो सीधा ओबीसी में आओ और जनरल में आओगे, फिर मेरिट बहुत ज्यादा चलेगी और वहां तुम्हारा बहुत से बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। एक आ रही है करेक्टर को लेकर के, सारों का मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, ठीक है। करेक्टर आपके टोटल लगेंगे 3 में से देखो, एक लगेगा आपका लास्ट एजुकेशन। लास्ट एजुकेशन का मतलब ये होगा कि आपने 10वीं के बाद अगर आईटीआई कर रखी है तो आईटीआई का लगा दो। आईटीआई के बाद में 12वीं कर रखी है, 12th कर रखी है, तो अगर आईटी कॉलेज बंद हो चुके तो उसका लगा दो। बीए कर रखी है तो बीए वाले दे रहे हैं तो वहां से ले लो। मतलब उसमें लास्ट एजुकेशन बोला नियम सामान्य तौर पर, अगर आप लोग देखो तो अगर आप आईटीआई के बाद अगर कोई करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, जैसे मान लो मैं आईटीआई के बाद आपने किसी बच्चे ने कर ली, 12th कर ली, उसके बाद बीए कर ली, और वो बीए जहां से उसने किया वहां से वो करेक्टर लेके जा रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना कि आपने बीए से पहले जो भी डिग्रियां कर रखी है उनकी फोटोकॉपी मार्कशीटों की लेके जाना पड़ेगा आपको, वो लेके जाओगे आपने, ठीक है। क्योंकि वहां डिपार्टमेंट में जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उनको ये पता नहीं है कि आप तो उनको वो लेके आके दे रहे हो करेक्टर, करेक्टर आपने उनको पहुंचा दिया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि आपने वो कर रखी है, डिग्री नहीं करेगी तो आपको मार्कशीटें वहां देनी पड़ेगी सारी। उसके बाद में देखो, सारी समस्या का हल करेंगे। उसके बाद में आपको 2 और चाहिए। ये 2 करेक्टर है, आपने नॉर्मली देखा होगा, ई मित्रा की दुकान पर मिल जाएगा, फोटोकॉपी वाली दुकान पर मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग इसको उठा लेना। इसके अंदर ये सिंपल सा होता है, इसके अंदर डेट जो है वो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। डेट जो है वो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखना, ये आपका कभी कभी चल सकता है, ये आपका कितना भी पुराना हो चलेगा, ये इसकी कोई शर्त नहीं है, इसके अंदर ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक ऐसा है जो आपका लास्ट एजुकेशन का होता है। तो अगर मान लो मैंने आज 5 साल पहले कहीं से मैंने IIT कर रखी है मान लो, तो वो कॉलेज वाले ने से मैंने उसी टाइम ले ली, तो मेरे करेक्टर के अंदर वो डेट उसी टाइम की आती है, तो ये आपकी समस्या जो होगी वो नहीं रहेगी। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की आ रही है, एक तो ये करेक्टर इस तरीके से आप लोग बनवा लेना। ठीक है, हालांकि इसके अंदर रोल नंबर वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां बस इतना लिखा जा सकते हैं कि ये स्टूडेंट का नाम है, इसका फादर नेम ये, और इसने इस साल के बीच में हमारे यहाँ IITA की थी, इस ट्रेड में की थी, और उस सत्र के दौरान इसका जो आचरण था वो अति उत्तम था। हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप लोग टाइप करवा सकते हो। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप रोल नंबर डालो कि मैंने IITA यहाँ की थी, मेरा रोल नंबर ये, तो ये रोल नंबर वगैरह जरूरत नहीं है। आप सेशन जरूर डालोगे, नाम फादर नेम जरूर डालोगे, एड्रेस भी मत डालना, एड्रेस की भी यहाँ कोई नीड नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कि इट इज सर्टिफाइड डेट, नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, यहाँ सेशन आ जाएगा। ठीक है, सेशन के बाद उसका वो आ जाएगा आपका कि किस ट्रेड के अंदर की थी और उस समय आपका आचरण अच्छा था, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो, एक जो यहां जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, तो इस बालक ने भी थोड़ी गलती कर दी। गलती ये कर दी कि इसने यहां ये मार्कशीट को कॉपी कर लिया। तो ये मार्कशीट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहां भी आप लोग ऐसे बनवा सकते हो कि नाम ये है, फादर नेम इसका ये, इसने 2000 मान लो 10 से 12 के बीच में किया, तो यहां से इसने IITA की, इस ट्रेड में की, और इस ट्रेड के दौरान इसने जो पास आउट किया तो इतने इसके कुल प्राप्तांक थे, इतने नंबर उसने इतने अर्जित किए, और इसका प्राप्तांक के आधार पर इसका जो प्रतिशत बन रहा है वो इतना बन रहा है, ऐसा भी लिखा सकते हो। तो हालांकि अगर आपने ऐसा बनवा भी लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चल जाएगा। मतलब ये है कि जितना कम लाइनों के अंदर अपनी पूरी व्याख्या कर दोगे तो इतना ठीक रहेगा, ज्यादा लंबा चौड़ी रामगाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ये, तो यहां ये मार्कशीट, कोई बच्चा मार्कशीट कॉपी करवा रहा है, कोई अलग से परसेंटेज दिखा रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से आप लोगों का आ रहा है। तो यहां मैंने आपको बताया कि आपका जो करेक्टर बन रहा है उसी के अंदर उसी तरीके से वो बनेगा, नाम, फादर नेम, सेशन। ठीक है, इस साल हमने ये पास आउट किया था, इस ट्रेड से किया था, इतने मेरे प्राप्तांक, इतने नंबरों का मतलब कुल पूर्णांक इतने थे, कुल प्राप्तांक इतने थे, और उनका प्रतिशत इतना बन रहा है, इतना लिखा लो बहुत है, चलेगा। नीचे कॉलेज की मोहर वगैरह जो होती है वो आ जाएगी। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है आप लोगों को ये स्टाम्प बनवाने में। स्टाम्प आप लोगों ने क्या किया कि जो 50 रुपए का स्टाम्प है, आपने इसको फोटो A to Z फोटोकॉपी करवा दी इसकी। इतना करने की जरूरत नहीं, फोटोकॉपी करवाने के बाद में ये खाली पड़ा है सारा ही। पहली चीज तो देखो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों के ऊपर केस नहीं है, जिन बच्चों के ऊपर केस नहीं है उनके लिए सुनो। पहले आप लोगों को देखो, एक ये तो सभी के लिए आएगी, डिटेल भरनी है यहाँ पर। यहाँ आपका नाम आएगा, यहाँ पापा का नाम आएगा, आपके फादर नेम आएगा, और यहाँ आपका अगर आप सन है तो सन लिखोगे, डॉटर है तो डॉटर लिखो। ये नहीं कि सन ओब्लिक डॉटर, ऐसे मत करना। आप अगर जैसे आई मान लो सन है तो यहाँ आएगा आई रमेश सन ऑफ। ठीक है, अगर कोई लड़की है तो डॉटर ऑफ। ठीक है, इतना ही काम करना है। उसके बाद में देखो रेजिडेंस आ जाएगा आपका। रेजिडेंस आपको कहां का देना है, जो आपका आधार कार्ड उसके हिसाब से देना, फॉर्म भरा उसके हिसाब से देना, आप उल्टे सीधे मत कर देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन, ऑन यानी कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट हो रहा है उस दिन की डेट आएगी यहां पर, यहां आएगी डेट। ठीक है, यहां आएगी उम्र, यहां आएगा आपका पापा का नाम, यहां आएगा आपका खुद का नाम, यहां तुम्हारे पास आएगा पता, रेजिडेंस ऑफ। ठीक है, फिर अगर आपकी शादी हो रखी है तो ओनली आएगा आई एम मैरिड, नहीं हो रखी तो आई एम अनमैरिड, अगर तलाकशुदा है तो आई एम डिवोर्सी, अगर विधवा है तो आई एम विडो। ये नहीं है कि आप सारा का सारा ही प्रिंट करवा लो, ऐसा मत करो, ये तुम बहुत बच्चे कर रहे हो, बहुत क्या सारों ने फोटोकॉपी कर दी इसकी। तो एक काम आपको ये करना है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आई एम अनमैरिड, इतना ही आएगा उसके अंदर।
आप पूरी रामगाथा को पूरा का पूरा छपा के दे रहे हो, ये गलत कर रहे हो तुम। फिर एक काम और करोगे, देखो फिर आपको दे रहेगा डिटेल ऑफ माई फैमिली। अगर आप लोगों की शादी हो रखी है तो यहां पत्नी का नाम आ जाएगा, यहां उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। बच्चे अगर नहीं है तो यहां नॉट एप्लीकेबल दिखा देना, 2 कॉलम उठा लेना। जरूरी नहीं है कि 4 ही उठो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो 2 ही बच्चे अलाउ है, तो उसके हिसाब से नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अगर है 1 है तो 1 की डिटेल डाल देना, 2 है तो 2 की डिटेल देना, ठीक है। फिर अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, नहीं है, सॉरी नहीं है, तब आपके पास आएगा 3 कॉलम, 1 2 और 3। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास 1 2 3 ही कॉलम आएंगे। नीचे जितनी भी आपकी जो डिटेल है वो केस जिनके ऊपर है उनके हिसाब से ये डिटेल है। तो मतलब आपको ओनली 3 ही कॉलम करवाने हैं। इसके अंदर लिखा है कि दैट नाइदर एनी क्रिमिनल केस इन द पेंडिंग अगेंस्ट मी और आई हैव बीन कन्विक्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस। यानी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस पेंडिंग नहीं है। जब पेंडिंग नहीं है तो नीचे ना तो एफआईआर आएगी, ना कोई मतलब किसी न्यायालय के बारे में डिटेल आएगी, कुछ नहीं आएगी। 3 कॉलम में खत्म है कहानी। बाकी फालतू की रामगाथा या कुछ भी रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। फिर देखो, अब जिन बच्चों के ऊपर केस है, मान लो, हालांकि उम्मीद यही करेंगे कि नहीं होता, आईटीआई वाले बच्चे बिल्कुल भोले भाले होते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो नहीं होगा। अगर आपके पास केस है अगर आपका, तो उस कंडीशन के अंदर ये 3 नंबर कॉलम नहीं आएगा। यानी कि 1 के बाद में 2 आएगा, अब आपका ये 3 नंबर कॉलम बन जाएगा। ये मत सोचना कि इसको 4 ही लिखूं मैं, क्योंकि वो उन्होंने आपको फॉर्मेट दिया अपने हिसाब से। ठीक है, देखो अब इसके अंदर देखो, अगर 2 चीजें, दैट नो एफआईआर हैज बीन लॉग्ड अगेंस्ट मी, तो उस कंडीशन के अंदर तो देखो 3 और 4, सॉरी, अगर आपके पास ऊपर केस नहीं है तो 4 नंबर तक आएगा। अगर केस है तो उस कंडीशन के अंदर ये 3 नंबर ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सीधा आएगा ये। तो उस कंडीशन के अंदर ये आपका बन जाएगा 3 नंबर। तो दैट एफआईआर नंबर या एफआईआर का नंबर आएगा। हैज बीन लॉग्ड अगेंस्ट मी एट पुलिस स्टेशन, यहां पुलिस थाने का नाम आएगा, यहां सेक्शन आएगा, ठीक है, और यहां आएगी उसकी सेक्शन ऑफ धारा, यानी कि इस अनुच्छेद या इस सेक्शन की इस धारा के तहत आपको जो भी सजा सुनाई गई है, इस धारा के तहत केस डाला गया है, तो उस हिसाब से। उसके बाद में आएगा दैट ए क्रिमिनल केस वाज लॉग्ड अगेंस्ट मी एंड आई हैव इक्विट विथ ऑर्डर जजमेंट डेट। ये यहां जिस दिन अगर केस की सुनवाई हो चुकी है तो उस दिन आपका यहां जजमेंट डेट आएगा कि आपको इस डेट के अंदर कोई सजा सुनाई गई थी। नहीं सुनाई गई है तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। प्लीज इंश्योर ए कॉपी ऑफ डिसीजन, यहां आपकी कॉपी भी लगेगी, उसकी जो कोर्ट का डिसीजन आया था उसकी कॉपी भी लगेगी। ठीक है, हालांकि इतना नीचे वाला चीज तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा कोई भूले भटके मिल जाए तो एक अलग बात है। अगर केस चल रहा है तो फिर ये कॉपी भी आपका, जजमेंट नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद में आएगा कोर्ट का नाम, नेम ऑफ कोर्ट इन द क्रिमिनल केस नंबर आ जाएगा, अंडर सेक्शन अंडर ऑफ, तो ये वापस वही आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और उसके बाद में वापस दे रखे हैं दैट ए क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट मी बिफोर। ठीक है, क्रिमिनल केस पेंडिंग चल रहा है, और यहां आएगा कोर्ट का नाम आ जाएगा, बेरिंग केस नंबर आ जाएगा, और अंडर सेक्शन आ जाएगा, धारा आ जाएगी, बाकी चीजें सेम आ जाएगी। तो जिन बालकों का केस नहीं है ऊपर वाले 4 ही कॉलम आएंगे। ये नीचे वाली रामगाथा प्रिंट मत करवा के लाना, और प्रिंट कराने के बाद में भी आपने उसको खाली छोड़ रखे, मत करो ऐसा। ठीक है, बाकी केस भी अगर चल रहा है तो आप अपना डीवी करवाओ फ्री माइंड होके। ठीक है, जब तक आपके ऊपर सजा नहीं सुनाई दी जाती किसी केस के ऊपर, कोई लड़ाई झगड़े वाले केस चल रहे थे तो वो तो न्याय मात्र के ही होते हैं, तो उसमें आप टेंशन फ्री मत रहो, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, कोई हैवी केस होता है, कोई मर्डर हो गया या कोई और हैवी केस होता है, तो वहां सजा सुनाई जा सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको तब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की कुछ समस्याएं थी। और अगर किसी बच्चे को फार्म का प्रिंट आउट नहीं मिला तो उसका
लिंक अवेलेबल है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ये नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से कर लेना। और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ, अगर जिस बच्चे ने ये सारा का सारा अगर ऐसे ही टाइप करवा लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोबारा बार आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां जो चीज आपके ऊपर लागू नहीं होती, नोट एप्लीकेबल लिख देना एनए। ठीक है, जहां भी आपके ऊपर लग रहा है कि ये चीज मेरे ऊपर लागू नहीं हो रही, एनए लिख देना, नोट एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे मान लो ये नहीं लागू हो रहा तो एनए। ठीक है, बना ही लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचो कि ये खराब जाएगा, 200-300 रुपये लगा दिए होंगे तुम लोगों ने, तो जो चीज आपको नहीं है तो नोट एप्लीकेबल डाल दो। ठीक है, ये नीचे सिग्नेचर आएंगे आपके, रोल नंबर आएगा, नेम ऑफ पोस्ट आएगा, और यहाँ डेट, जिस दिन आप इसको बनवाओगे वो डेट आएगा, वो स्थान आएगा जहां जिस तहसील के अंदर आप लोग बनाओगे। ठीक है, रोल नंबर नहीं लिखा तो पेन से डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी चल जाएगा। ये मत सोचो कि नहीं चलेगा, पेन से आप नीचे लिख देना कि रोल नंबर अलग से दिखा सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तुम टाइप ही करवाओ, हाथ से भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो बढ़िया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे किताब से हुआ हो, चाहे क्लास से हुआ हो, चाहे कहीं से भी आप लोग पढ़े हो, आपका मेन मोटिव जो होता है वो सिलेक्शन लेना होता है। और उम्मीद यही करेंगे कि बढ़िया पढ़े हो, उन बच्चों का जरूर होगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, फाइनल कट ऑफ हालांकि मैंने आपको बताई थी, 3 से 4 नंबर इंक्रीमेंट होने की संभावना है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या आपने बोल सकते हैं कि SC ST कैटेगरी होगी, ये जितनी भी कैटेगरी है, इनके अंदर 3 से 4 नंबर का इंक्रीमेंट, आइडिया मेरा ये कहता है कि 3 से 4 नंबर का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पोस्टों की संख्या ज्यादा है तो 2 गुना कैंडिडेटों की संख्या भी ज्यादा होगी, उस हिसाब से 3-4 नंबर। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि सारी मेरिट 90 नंबर के अंडर ही चलेगी। और एक थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है कि उत्पादन की जो होगी उसकी मेरिट हाई जाएगी, वो एक थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये उसके ऊपर चर्चा करेंगे अपने कल परसों तक, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जो भी है, मूल निवास आपके पास जो अब डिजिटल टाइप बनते हैं वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो पहले बनते थे दूसरे, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र आते उस टाइप के पहले बनते थे, तो वो तो आप लोग बाहर निकाल दो। ठीक है, आईटी वाले मना कर रहे हैं तो इसके अलावा तो देखो मेरे पास कुछ इलाज नहीं। अगर आईटी के बाद में कोई और डिग्री कर रखी तो वहां से बनवा लो, लास्ट एजुकेशन मांगा है आपसे, तो जरूरी नहीं कि आईटी, तो 12वीं कर रखी है तो 12वीं से करवा लो, बीए कर रखी है तो बीए वालों से वहां से बनवा लो। ठीक है, और एक ध्यान में रखना, एफिडेविट एक बनवाना है, इनकी फोटोकॉपी चलेगी क्योंकि 2 कॉपियों में लेके जाना है, एक में पूरा सेट ओरिजिनल चलेगा। एक बात याद रखना, करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल उनको नहीं देना, वो आपके पास ही होना चाहिए। जो आप कोई जयन अयन या कहीं से मास्टर टीचरों से करवा रहे हो ना, जो 2 करेक्टर और बता रहा हूं मैं आपको, वो करेक्टर की ओरिजिनल कॉपी लगा देना भले ही, ये ओरिजिनल भले ही लगा देना, ये आपकी ओरिजिनल चल जाएगी, ये ओरिजिनल लगा लेना भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये इसकी आप लोग क्या करोगे, फोटोकॉपी लगाओगे, क्योंकि ये आपके पास होगा, क्योंकि आज आपने यहां डीवी करवाया, कल कहीं और करवाओगे, तो ये ओरिजिनल मत दे देना भूले भटके में, फिर बोलोगे आईटी कॉलेज वाले नहीं दे रहे अब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर। कोई और समस्या है तो अपना ग्रुप बनाओ, उसको ज्वाइन करो, वहां आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।